नमस्कार साथियों, कट टू कट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 1 के खास सेक्शन मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। जी हां, एमपी का प्राचीन इतिहास पूरा हम कंप्लीट करेंगे आज के इस लेक्चर में। पैटर्न क्या है? पैटर्न आपको पता है कि कट टू कट श्रृंखला में हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल संक्षेप में आपके सामने रखते हैं, उसके साथ ही हम शानदार और क्वालिटी वाला कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला, आपका एक क्विक रिवीजन कराना, और दूसरा, कुछ अतिरिक्त तथ्य और फैक्ट से आपको अवगत कराना, ताकि आप अपने कंटेंट को एनरिच कर सकें, उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकें। तो अपने कंटेंट को पहले से बेहतर बनाने के लिए और अपने इस सेक्शन के क्विक रिवीजन के लिए हमारे इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। बिल्कुल भी हम डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल कट टू द पॉइंट बातें करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की। तो साथियों, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास हम शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी चीजें हमें समझ लेनी है। आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश कोई अलग से तो आया नहीं है। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का ही हिस्सा है। तो जो भारत का इतिहास है वही मध्य प्रदेश का भी इतिहास है। होगा क्या, जैसे भारत के इतिहास में हम पूरी घटनाओं को सीक्वेंस में देखते हैं। जैसे क्या देखते हैं हम देखते हैं पहले आदि मानव काल, जैसे अपन पाषाण काल भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हम देखते हैं वैदिक काल, फिर देखते हैं महाजनपद काल, इसी बीच में महाकाव्य काल भी आ जाता है। फिर देखते हैं मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ये पूरा क्रम है भारत के इतिहास का। अब भारत के इतिहास के इस क्रम में जरूरी नहीं कि हर एक इंसिडेंट का संबंध मध्य प्रदेश से भी रहा हो, जरूरी नहीं कि हर एक इंसिडेंट मध्य प्रदेश में भी हुआ हो। तो इस पूरी यात्रा में कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा था, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में हम बस उतना पढ़ते हैं। क्लियर है? तो यदि मध्य प्रदेश के रेफरेंस में बात करें तो वो कौन कौन सी घटनाएं हैं भारत के इतिहास की जिसका संबंध इससे रहा है, तो वो है पहला तो आदिकाल, मतलब मनु बेवस्वत और उससे संबंधित जो राजवंश थे उनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का कोई ऐसा संबंध नहीं था। इसके बाद वैदिक काल का भी नहीं था। महाकाव्य काल जो आता है, रामायण वाला काल जैसे अपन बोलते हैं, उसका संबंध मध्य प्रदेश से था, तो उसके बाद हम वो देखेंगे। फिर महाजनपद काल आता है, तो उसका भी संबंध था मध्य प्रदेश से, हमारे चेदी से, हमारे उज्जैन से। इसके अलावा मौर्य काल का भी संबंध था, मौर्योत्तर का भी था, गुप्त का भी था। तो फिर हम इन संबंधित घटनाओं को मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे। ठीक, बट इस पूरे क्रम को कंप्लीट करने के बाद हम एक छोटा सा सेक्शन और देखेंगे। अब वो क्या सेक्शन है? वो सेक्शन होने वाला है मध्य प्रदेश के उन छोटे छोटे राजवंशों का जो इस पूरी क्रमगत यात्रा में कवर नहीं हो पाते हैं। वो साथ में चलते रहते हैं पर वो इस स्टोरी में शामिल नहीं हो पाते हैं। और वो छोटे छोटे राजवंश देखना इसलिए जरूरी है साथियों, क्योंकि उन पे प्रश्न बनते हैं। कई बार एमपीपीएससी में बन जाता है किसी राजवंश के संस्थापक का नाम, किसी राजवंश की राजधानी का नाम, किसी राजवंश के मूल क्षेत्र का नाम, उन राजाओं की उपाधियों के बारे में। तो इन्हें भी हमें कवर अप करते चलना है। तो दो सेक्शन में हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास देखने वाले हैं। पहला, क्रमगत घटनाएं भारत की जो मध्य प्रदेश में भी हुई उन्हें, और दूसरा, छोटे छोटे राजवंश। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर, मनु बेवस्वत व उनके राजवंश। देखिए साथियों, मनु जो हैं उनके कुल 10 पुत्रों पुत्रियां थी। अब 10 पुत्रों पुत्रियों में हम केवल 3 के बारे में बात करेंगे जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। पहला नाम है एला, उनकी पुत्री। एला की शादी होती है सोम, चंद्र या पुरुरवा, तीनों एक ही व्यक्ति हैं, उससे। इसके बाद शादी के बाद जो उनका राजवंश था वो कहलाया एल राजवंश। ठीक, Pururava. The descendants of Pururava are known as Chandravangshi. अब इस एल राजवंश में क्या हुआ? इनकी संतान होती है। संतान में हुआ आयु और अमावसु। अब अमावसु को छोड़ दीजिए, आयु के बारे में बात करते हैं। आयु की जब पीढ़ियां आगे बढ़ी तो उसी की पीढ़ी में एक राजा हुआ जिसका नाम था ययाति। अब ययाति ने क्या किया? ययाति का विवाह हुआ देवयानी के साथ। इनसे एक संतान उत्पन्न हुई। उस संतान में कुल 5 संतानें थी। अब पांचों को नहीं देखेंगे, केवल एक संतान को देखेंगे जिसका नाम था यदु, क्योंकि उस यदु के नाम पर ही यादव वंश की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? चरमावती, नेत्रवती, शक्तिमती वाला क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है भाई, यादव वंश की स्थापना हो गई। फिर क्या हुआ? फिर इसी वंश में, मतलब यादव वंश में, यदु के वंश में एक और राजा होता है, हेहय। अब जो हेहय है उसके नाम पर महेश्वर की स्थापना हो जाती है। ठीक है भाई, खरगोन क्षेत्र की जो हम देखते हैं। फिर क्या हुआ? इसी वंश में और राजा हुए आगे, सहस्त्रबाहु हुआ, इसके बाद जयध्वज हुआ, फिर अवंती हुआ, और अवंती के नाम पे वो अवंती नाम पड़ गया उज्जैन का। ये पूरी घटना हम देखते हैं इसके अंतर्गत। तो ये किसका वंश था? उनकी एक पुत्री जिसका नाम था इला, उसकी शादी होती है सोम और चंद्र से।
एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है और उनके घर का पूरा मामला है। तो क्या क्या बताया है मैंने? इला की शादी हुई सोम से, राजवंश क्या कहलाया? एल साम्राज्य। बच्चे कौन हुए? आयु, अमावसु। अमावसु को छोड़ दो, आयु को पकड़ लो। आयु के पीढ़ी में कौन हुआ? ययाति। ययाति का विवाह किससे हुआ? देवयानी से। पुत्र कौन हुआ? यदु। इस यदु के नाम पर ही यादव वंश की स्थापना हुई। कहां हुई? चरमावती, नेत्रवती, शक्तिवती, मतलब बुंदेलखंड वाला पट्टा। क्लियर? फिर इसी वंश में आगे कौन आता है? है महेश्वर की स्थापना कर गया। फिर इसी में आगे कौन आता है? जयध्वज आता है, अवंती आता है, जिसके नाम पे अवंती का नाम पड़ गया। ये पूरा फैमिली स्ट्रक्चर है। तो आइए अब यहां पर देख लेते हैं चंद्रवंश। मनु की पुत्री इला का विवाह सोम चंद्र पुरुरवा इससे हो गया, अच्छी बात है। क्या कहलाया? एल साम्राज्य कहलाया। अच्छा, इस वंश का विस्तार कहां था? बुंदेलखंड। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल कट टू कट देख रहे हैं। कौन से पट्टे पे था? बुंदेलखंड पट्टे पे था। अब सोम का पुत्र हुआ आयु, अमावसु। जैसा मैंने कहा, अमावसु को छोड़ो, आयु को पकड़ो। आयु जो है उसी की तीसरी पीढ़ी में आगे एक राजा हुआ ययाति। ययाति ने शादी करी देवयानी से। इनसे जो पुत्र हुए 5 थे, उनमें से केवल एक की बात करेंगे। 5 पुत्रों में इन्होंने अपने साम्राज्य को बांटा। नहीं करेंगे सबकी बात, केवल एक की बात करेंगे, पुत्र यदु की। यदु ने क्या किया? चरमावती मतलब चंबल, नेत्रवती मतलब बेतवा, शक्तिमती मतलब केन। ये 3 नाम याद रखिएगा। इस क्षेत्र में यदु या यादव वंश की स्थापना कर दी थी साथियों। तो यादव वंश का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए, चंद्रवंश या एल वंश से है, मतलब इला के परिवार से है, मतलब मनु की पुत्री के परिवार से। क्लियर भैया? आगे बढ़े। फिर मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि इसी यादव वंश में, मतलब यदु के पुत्र के रूप में हे का नाम दिखता है आपको। इसके नाम पर ही महिष्मती या महेश्वर नाम रखा गया उस क्षेत्र का। तो यह भी प्रश्न बन जाता है कि भाई महिष्मती नाम, महेश्वर नाम किसके नाम पर पड़ा? तो इनके नाम पर पड़ा भैया। ये किसके पुत्र थे? ये यदु के पुत्र थे भैया। और यदु खुद कौन थे? वो एल और एला साम्राज्य के वंशज थे। ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। ये आपको बिल्कुल एक स्ट्रक्चर में, एक फ्लो चार्ट में बना के रखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा था इसी वंश में एक सहस्त्रार्जुन हुआ, एक जयध्वज हुआ और एक अवंती हुआ है। 3 नाम देख लो। जो सहस्त्रार्जुन था उसके लिए कहा जाता है कि इसकी 1000 भुजाएं थी। इस तरह की कहानियां, अतिशयोक्तियां तो चलती हैं। 1000 भुजाएं थी, लंका के रावण को इसने हराया था, इसलिए इसकी ख्याति है। कोई भरोसा नहीं है, बीपीएससी का कुछ भी पूछ सकता है, देख लो इसको भी। ठीक है भाई। फिर जयध्वज आया और अवंती आया, ये इसी के वंशज थे भाई। सहस्त्रार्जुन का पुत्र था जयध्वज और फिर अवंती। अवंती के नाम पर अवंती नाम पड़ा, ये उज्जैन का। क्लियर? आगे जाते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि मनु का के 10 पुत्र पुत्रियां थी, उनमें से एक पुत्री का परिवार और वो सब तो हमने देख लिया। और मैंने कहा था पूरे 10 को नहीं देखना है, केवल 3 को देखना है। तो दूसरा कौन है? कारुष वंश। देखो भाई, मनु के ही अगले पुत्र मतलब कारुष के नाम पर कारुष क्षेत्र की स्थापना हुई। ये जो वंश है, ये जो साम्राज्य है, बघेलखंड क्षेत्र में फैला हुआ था। तो बस क्वेश्चन यही आएगा कि कारुष वंश कहां विस्तारित था? तो आपको पता होना चाहिए बघेलखंड क्षेत्र में विस्तारित था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु एक और पुत्र मनु का। तो देखो, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, तो ऑब्वियसली इनके नाम पर इक्ष्वाकु वंश स्थापित हो जाएगा। अब इक्ष्वाकु का पुत्र था दंडकारण्य। इसी के नाम पर वो जो छत्तीसगढ़ का जंगल है, दंडकारण्य का क्षेत्र, वो उसके नाम पे पड़ा। देखो, इक्ष्वाकु का पुत्र था दंडकारण्य। बस्तर राज्य की स्थापना इसने की थी। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इस वंश में भी एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मुचकुंद। मुचकुंद ने क्या किया? ऋक्ष और परिपात्र पर्वतों के बीच में, मतलब नर्मदा के तट पर, अपने एक पूर्वज मंधाता के नाम पर एक नगरी बसाई, जिसे हम मंधाता नगरी और वर्तमान में ओमकारेश्वर कहते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि ओमकारेश्वर की स्थापना किसने की? तो ओमकारेश्वर की स्थापना करी मुचकुंद ने। मुचकुंद ने किसकी याद में करी, किसकी स्मृति में करी? तो मंधाता की स्मृति में करी, इसलिए इसका नाम मंधाता नगरी पड़ गया। और ये मुचकुंद खुद किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के थे। कभी प्रश्न ये भी आ सकता है कि ओमकारेश्वर की स्थापना किस वंश के राजा ने की? तो यदि वंश जाए तो इक्ष्वाकु लगा देना है आपको। तो ये एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया मनु, बेवस्वत और उनके परिवार से संबंधित, मतलब पूरा आदिकाल से संबंधित। तो हमने देखा एल वंश, हमने देखा कारुष वंश, हमने देखा इक्ष्वाकु वंश। क्लियर? चलिए दूसरा सेक्शन, आगे बढ़ते हैं इतिहास में। तो अगली घटना जो भारत में हुई, उसमें जैसा मैंने कहा सिंधु घाटी, वैदिक काल, इसका तो मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं था। महाकाव्य काल का संबंध है, क्योंकि महाकाव्य काल में हम रामायण के बारे में देखते हैं। और आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं आप? देखिए जरूरी फैक्ट,
जो राम जी के पुत्र थे, मतलब लव और कुश, वो वाल्मीकि के आश्रम में रहे थे, हम सभी जानते हैं। अब वाल्मीकि जी का जो आश्रम है वो टोंस नदी के तट पर है, जो अमरकंटक से निकलती है। तो टोंस नदी के कारण मध्य प्रदेश से इसका संबंध हो गया। अच्छा, अब लव और कुश में से जो कुश थे राम जी के पुत्र, उन्होंने दक्षिण कोशन मतलब छत्तीसगढ़ पर शासन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। राम जी के भाई जो थे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के पुत्र जो थे शंभु घाती, उन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन किया था। तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए। राम के पुत्र लव और कुश में से कुश ने शासन किया था दक्षिण कोशन मतलब छत्तीसगढ़ पे, और इसके अलावा शत्रुघ्न के पुत्र शंभु घाती ने शासन किया था विदिशा क्षेत्र पर मध्य प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक निषाद जाति की चर्चा हम सुनते हैं। अब निषाद जाति के लोग कहां पाए जाते थे या कहां रहते थे? तो जो हमारे सतपुड़ा और विंध्यांचल के जंगल है वहां निवासरत होते थे, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ये तो बड़ा बेसिक सी बात है कि रामायण जो है वो त्रेता युग की बात है, उसके बाद द्वापर युग जो है वो प्रारंभ हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महाभारत कालीन। अच्छा, अब एक और फैक्ट है कि राम वन गमन पथ जो है ये कहां से कहां तक बनाया गया? ये अमरकंटक से चित्रकूट तक बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जो उच्च शिक्षा विभाग है उसने अपने पाठ्यक्रम में एक ऐच्छिक विषय के रूप में रामायण और महाभारत को डाल दिया कि भाई बच्चे यदि चाहे तो इन्हें पढ़ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े। रावण की पूजा, जी हाँ, रावण की पूजा मध्य प्रदेश में कहां कहां होती है? तो मध्य प्रदेश में 3 जगह होती है, ये फैक्ट भी महाकाव्य काल का है। भातखेड़ी, रावण रुंडी और रावण गांव, ये 3 क्षेत्र हैं। एक शाजापुर में है, एक मंदसौर में है और एक विदिशा में है। इन तीनों ही जगह पर रावण की पूजा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे महाकाव्य काल से संबंधित बातें, इसमें कोई स्टोरी जैसा कुछ था नहीं बताने का। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ भारत के इतिहास में? फिर अगली घटना होती है भाई साहब महाजनपद काल। उस घटना का संबंध मध्य प्रदेश से था, तो उसे देख लेते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया आपको, हम भारत के इतिहास को ही डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में भी, बट पूरे इतिहास को नहीं, केवल उस घटनाओं को जिसका संबंध मध्य प्रदेश से था। महाजनपद काल की बात करते हैं। क्या था महाजनपद काल? बिल्कुल क्विक शॉर्ट में बता देता हूं आपको। देखिए, उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या हुआ था भारत के इतिहास में, राजा लोग थोड़े ताकतवर हो गए थे, उनका क्षेत्र का विस्तार हो गया था, उनके पास राजस्व आने लगा था, उनकी बड़ी सेना हो गई थी, सोसाइटी, साम्राज्य, शासन सब बड़ा सशक्त हो गया था, मजबूत हो गया था, उसका पदवी वंशानुगत हो गया था, ओवरऑल राजा मजबूत हो गया था। राजा जब मजबूत हुआ तो उसका जो एरिया था, उसका जो क्षेत्र था, उसका जो साम्राज्य था वो बढ़ गया। तो जो साम्राज्य पहले जन कहलाता था, जनपद कहलाता था, वो बाद में कहलाने लगा महाजनपद। क्यों? क्योंकि राजा का विस्तार हो गया, भौगोलिक भी और राजनीतिक भी। तो महाजनपद क्या है? भारतीय राजाओं का भौगोलिक और राजनीतिक विस्तार होना ही महाजनपद है। क्यों हुआ? कई सारे रीजन थे। उसका पद वंशानुगत हो गया तो उस पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, उसको एक फिक्स अमाउंट प्राप्त होने लगा राजस्व के रूप में, जिसे अपन बलि कहते हैं। आर्थिक रूप से वो मजबूत हो गया, पद वंशानुगत हो गया तो पॉलिटिकली वो मजबूत हो गया। तो ऐसे कई सारे कारण थे। तो क्या हुआ? भौगोलिक और राजनीतिक विस्तार हुआ, तो जनपद क्या कहलाने लगा? महाजनपद। भारत में कितने महाजनपद थे? 16, ये पता होना चाहिए आपको। इन 16 महाजनपद का वर्णन कहां मिलता है? अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूक्त जो कि जैनिज्म से संबंधित ग्रंथ है, इनमें इनकी बातें होती हैं, इनका वर्णन मिलता है। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में। और इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे थे जो मध्य प्रदेश में थे। कौन कौन से थे? वो थे चेदी महाजनपद और उज्जैनी या अवंती महाजनपद। तो आइए इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, भारत के 16 महाजनपद में से 2 वर्तमान मध्य प्रदेश में है। ठीक है भाई। पहला है चेदी। देखिए, राजधानी है शक्तिमती, बिल्कुल रट लेना है। यमुना नदी और विंध्यांचल पर्वत के बीच फैला हुआ है, इस पे कोई चर्चा नहीं करना, मत करिए, जाने दीजिए। आगे देखें। अब जो मैंने कहा कि 2 महाजनपद हैं, एक अवंती और एक चेदी, तो इनको कोई तो विभाजित कर रहा होगा। तो बेत्रवती या बेतवा नदी इनकी सीमा बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो फैक्ट बता रहा हूं बस उतने आप देखते चले, काम आपका हो जाएगा। चलिए, अब जो चेदी वंश था इसका एक प्रमुख राजा था शिशुपाल, वही जिसके कई गुनाह माफ करने के बाद फिर श्री कृष्ण ने जो है वो उसकी गर्दन निपटा दी थी, उचका दिया था उसे। तो उसी शिशुपाल का संबंध चेदी से है। ठीक। इसके अलावा ये जो चेदी महाजनपद था, इसके अंतर्गत कुछ जनपद आते थे। जनपद मतलब जैसा मैंने कहा, जनपद का ही बड़ा रूप है महाजनपद। तो महाजनपद के अंतर्गत छोटे छोटे कुछ जनपद थे। कितने थे? 3 थे। एक था दशाण, एक था तुंडीकर और एक था एरण।
दशार्ण मतलब विदिशा, तुडीकर मतलब दमोह और एरण मतलब सागर। तो यह भी पता होना चाहिए कि चेदी महाजनपद के अंतर्गत क्या क्या था। तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत विदिशा, दमोह और सागर वाला क्षेत्र था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद को कौशल, मगध और वत्स के साथ साथ चौथे महान राज्य के रूप में देखा जाता था। वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित अवंती राज्य नर्मदा नदी की वजह से दो भागों में विभाजित था, जिसमें से उत्तर अवंती की राजधानी थी उज्जैन, तो दक्षिण अवंती की राजधानी थी माहिष्मति। अवंती बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र था। मगध राजा शिशुनाग ने नंदीवर्धन को हराने के बाद अवंती भी मगध का हिस्सा बन गई। साथियों, अवंती मतलब उज्जैन, और उज्जैन का संस्मरण जब हम सुनते हैं, उज्जैन से संबंधित संस्मरण, तो दो तीन राजाओं का वर्णन हम देखते हैं। अशोक का देखते हैं कि भाई अशोक जो है अपने गवर्नर काल में, प्रांतपति वाले काल में, युवराज काल में यहाँ का प्रांतपति था। इसके अलावा हम देखते हैं एक चंड प्रद्योत नाम का राजा था, ठीक है, जिसको हाथी पालन की कला आती थी और जिसके इलाज के लिए मगध के राजा बिंबिसार ने जो है अपना राजवेद जीवक भेजा था। ये हम पढ़ते हैं। तो अवंती से रिलेटेड ये सारी बातें हैं। परफेक्ट क्या है जो एग्जाम में आ सकते हैं, जरा देखिएगा। पहली बात तो ये कि उत्तरी और दक्षिणी अवंती, जी हाँ, दो हिस्सों में बटी हुई थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी की थी महिष्मति। ये पॉइंट पता होना चाहिए। आगे देखें, अच्युतगामी ने उज्जैनी नगरी की स्थापना की थी। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अवंती एक राजा था यादव वंश का, उसके नाम पर अवंती का नाम अवंती पड़ा। बट इस अवंती मतलब उज्जैनी की स्थापना किसने की थी? तो अकॉर्डिंग टू दीपवंश के अनुसार इसकी स्थापना की थी अच्युतगामी ने। यह आपको पता होना चाहिए। राजकुमार अशोक ने 11 वर्षों तक यहां शासन किया था, एक राजकुमार होते हुए, मतलब प्रांतपति था वो यहां का। पर जब अशोक खुद जब राजा बन गया था तो उसने कुणाल को यहां का प्रांतपति बनाया था। क्लियर, यह आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े तो अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया? गवर्नर रहे थे तो 11 वर्ष। चंड प्रद्योत की मैंने बात की थी, यहां का एक राजा था और बुद्ध का समकालीन था, और इसी के समय मगध का जो राजा था बिंबिसार, उसने इसके इलाज के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा था। पीलिया हो गया था इनको, हाथी पालन की कला इन्हें आती थी, तो इनसे इनके संबंध बढ़िया हो गए थे। चलिए आगे बढ़े तो जैसे हमने चेदी महाजनपद देखा कि उसके अंतर्गत कई जनपद आते हैं, उसी तरह अवंती के अंतर्गत भी कई जनपद आते हैं। कौन कौन से? वत्स, अनूप और नलपुर। वत्स मतलब ग्वालियर, अनूप मतलब निमाड़ और नलपुर मतलब शिवपुरी। जी हाँ, ये 3 जनपद या क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो महाजनपद थे, जैसा मैंने कहा 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से, मतलब पूरा भारत 16 हिस्सों में बटा हुआ था, उन 16 में मगध सबसे ज्यादा ताकतवर था। कई रीजन है उसके। उस मगध पे एक वंश आया जिसे हम कहते हैं मौर्य वंश, और उस मौर्य वंश ने, उस मगध के उस शासक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने और उनके वंशजों ने बाकी के सारे महाजनपदों को अपने अंडर ले लिया और पूरे भारत में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, ये सब हम जानते हैं। तो जो 16 महाजनपद थे वो पूरे एक अखिल राष्ट्र में कन्वर्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ मौर्य वंश। तो पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की भी स्थापना किसने कर दी थी? मौर्यों ने कर दी थी। एक तरह से हम कह सकते हैं पहला केंद्रीकृत शासन व्यवस्था किसने स्थापित कर दी थी? मौर्यों ने कर दी थी। तो उन्हीं मौर्यों का संबंध मध्य प्रदेश से कैसा है, आइए देख लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का तो ऐसा कुछ नहीं है, बिंदुसार का भी कुछ नहीं है। सीधे आते हैं अशोक पे। अशोक का संबंध ऐसा है कि अशोक ने यहाँ के एक विदिशा की व्यापारी की पुत्री, जिसका नाम था महादेवी, विदिशा के व्यापारी की पुत्री, उससे शादी कर ली थी। और उसके कहने पर अशोक ने उज्जैन में एक स्तूप बनवाया था जिसका नाम है वैश्य टोकरी। यह पता होना चाहिए वैश्य टोकरी कहाँ है, किसने बनवाया, किसके कहने पे बनवाया। अच्छी बात है भैया। इसके बाद अशोक ने सांची स्तूप भी बनवाया। अब अशोक के कई अभिलेख भी हैं जो मध्य प्रदेश से मिले। कौन कौन से हैं? रूपनाथ कटनी, कारी तलाई कटनी, कसरावद खरगोन, गुर्जरा दतिया, सारोमाटो सीहोर, पान गुराड़िया सीहोर, सांची रायसेन जो 1818 में टेलर द्वारा खोजा गया। ये बिल्कुल तथ्यात्मक चीजें रटने वाली। अब मौर्य काल के जो सिक्के हैं वो मध्य प्रदेश में कहां कहां से मिले, इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं कि भाई इस काल के सिक्के कहां से मिले, ये वो। तो मध्य प्रदेश के विदिशा, त्रिपुरी, उज्जैन, इन सारे क्षेत्रों से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा विदिशा से, जैसा मैंने कहा, इनका संबंध रहा है। विदिशा के व्यापारी की पुत्री से इन्हें विवाह किया था। तो विदिशा या बेसनगर की खोज की थी भंडारकर नाम के व्यक्ति ने 1913-14
2014 में, ये आपको पता होना चाहिए, सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक फैक्ट है बॉक्स में कि सांची को मध्य प्रदेश की सोलर सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया है। सांची में मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय बनाया गया है। यह तथ्यात्मक जानकारी हो गई। तो मौर्य काल में अशोक का संबंध मध्य प्रदेश से इस तरह से था। ठीक, बिल्कुल तथ्यात्मक रूप में भी आपके सामने रख दिया, बिल्कुल शॉर्ट में आपको स्टोरी बता दी। अब क्या हुआ, हम सभी जानते हैं भारत के इतिहास में मौर्य काल के बाद जो मौर्योत्तर एरा आया उसमें पूरा साम्राज्य फिर कई हिस्सों में टूट गया था। और कैसे टूटा था? मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था बृहदत्त, उसकी हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति मतलब पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मौर्य वंश को हटा के शुंग वंश की स्थापना कर दी। अब जैसे ही शुंग वंश स्थापित हुआ या मौर्य वंश गद्दी से हटा तो भारत भी कई हिस्सों में टूट गया। छोटे छोटे क्षेत्र के राजाओं ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस तरह से भारत का हिस्सों में टूट गया। अब जैसे ही भारत का हिस्सों में टूटा तो विदेशी आता ही आएगा अटैक करने के लिए। तो उसी वक्त भारत पे आक्रमण हुए। हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहला, फिर कुषाण, ये 4 आक्रमण लगातार हुए भारत में। तो भारत कैसा था उस समय का थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा कि मगध में आ गया शुंग वंश, मौर्य वंश को हटा के। पूरे भारत में छोटे छोटे क्षेत्रों में क्षेत्रीय राजाओं ने बगावत करके खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कौन थी वो प्रमुख ताकतें? मगध मतलब बिहार वाले पट्टे पे थे शुंग। साउथ में आप चले जाइए, वहां थे सातवाहन, मतलब ये आपका प्रतिष्ठान वाला क्षेत्र, आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, यहां आप चले जाइए सातवाहन मिलेंगे आपको। तो ये भारत के राजवंश थे। बाहर से कौन आया? जैसा मैंने कहा, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए मौर्योत्तर काल की कि कुछ भारत के राजवंश हैं, कुछ बाहर से आए राजवंश हैं। भारत के कौन कौन से हैं? शुंग है और सातवाहन है जो कि दक्षिण में है। और बाहर से आए हुए कौन है? तो बाहर से आए हुए वालों में हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये 4। क्लियर? अब इन स्टोरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और इन सब का संबंध मध्य प्रदेश से भी था, मतलब मौर्य काल का संबंध भी मध्य प्रदेश से था। तो पहला हम देखेंगे शुंग काल। कौन है? पुष्यमित्र शुंग, देखिए वही जिसने बृहदत्त की हत्या करी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। अब मध्य प्रदेश के रेफरेंस में पढ़ेंगे बस उसको। पुष्यमित्र शुंग की उपाधि थी सेनानी दधी अच्छी। ठीक, ये इनकी उपाधि थी। इसका पुत्र था जिसका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र विदिशा का प्रांतपति था, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, इसके अलावा इसी के प्रेम प्रसंग के आधार पर तो कालिदास ने लिखा था मालविकाग्निमित्रम। चलिए, अब क्या हुआ, इसी वंश का एक नौवां शासक हुआ भागभद्र। भागभद्र भी विदिशा में था, जैसे अवंती था, फिर अवंती के बाद भागभद्र आ गया, ये समझ लो आप। भागभद्र के टाइम पे क्या हुआ, तक्षशिला क्षेत्र में, मतलब वही भारत के उत्तर पश्चिम में, वहां जो हिंद यूनानी शासक आने लगे थे, मैंने कहा था बाहर से अटैक करने लगे, तो उन शासकों में एक शासक था एंटियाल किडास। क्या नाम था? एंटियाल किडास। उसने अपने राजदूत को विदिशा भेजा। ठीक, मतलब देसी राजा के क्षेत्र में। कहां के शासक? तक्षशिला के। तक्षशिला मतलब भारत का उत्तर पश्चिम, आप समझ लो। तो इधर तो ये क्षेत्रीय राजा थे, देसी राजा थे, और बाहर से लोग आ रहे थे, जैसा मैंने कहा हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो हिंद यूनानियों में ही एक शासक था एंटियाल किडास, तक्षशिला पे शासन कर रहा था। उसने अपने राजदूत को विदिशा भेजा। विदिशा में उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी और उस राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी। यह ब्राह्मण धर्म का पहला लिखित साक्ष्य स्मारक माना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। हेलियोडोरस आप मेंशन कर लेंगे। ठीक, तो प्रश्न आएगा हेलियोडोरस किसका राजदूत था? एंटियाल किडास का। ये कौन था? ये हिंद यूनानी शासक था जो बाहर से आ रहे थे। कहां बसा हुआ था? तक्षशिला। किसके काल में? भागभद्र के काल में। कहां आया? विदिशा में आया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं शुंग शासकों ने क्या किया, जो सांची का स्तूप है उसके जंगला, मतलब जो परिक्रमण वाला जो होता है पट्टा, परिधि, उसका निर्माण करवाया था, परिक्रमण स्थल का निर्माण करवाया था। और अशोक ने सतना के भरूत स्तूप के तोरण का निर्माण कराया। ये पुराना वाला फैक्ट हो गया उससे रिलेटेड। खैर, तो ये थे शुंग। अभी मौर्योत्तर काल चल रहा है। ठीक, अब शुंग तो मतलब मैंने देसी राजा की बात कर ली। अब मैंने क्या बोला, विदेशी कई आ रहे थे इस दौरान भारत में, हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो अब देखो उनसे संबंधित एक है शक, उसकी हम बात करेंगे। तो शक मतलब जो विदेशी आ रहे थे उनमें से एक। उनका मध्य प्रदेश से क्या संबंध था? तो जब वो शक लोग भारत आए तो इनकी शाखाएं 4 हिस्सों में बढ़ गई थी। तक्षशिला, इसके अलावा मथुरा, इसके अलावा नासिक, इसके अलावा उज्जैन। तो तक्षशिला और मथुरा की बात तो हम करेंगे नहीं, हम करेंगे केवल नासिक की और उज्जैन की बात, क्योंकि इन दोनों का संबंध मध्य प्रदेश से है। नासिक वाली शाखा का भी है। तो देखें जरा, केवल 2 शाखा शकों की। जो नासिक वाली शाखा है इसका नाम है क्षहरात्र।
तो देखें, शकों की यह शाखा नासिक में विस्तारित थी। प्रमुख शासक था भूमक और नहपान। इंपॉर्टेंट क्यों है? भूमक के सिक्के त्रिपुरी से प्राप्त हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नहपान के सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए और नहपान ने मंदसौर को राजधानी बना के शासन किया था। यह आपको पता होना चाहिए। क्लियर? मैंने क्या बोला? शकों की 4 शाखाएं भारत आई थी। तक्षशिला में थी, मथुरा में थी, नासिक में थी और उज्जैन में थी। हम केवल 2 शाखाओं को देखेंगे। नासिक वाली शाखा का नाम क्या है? क्षैरात्र शाखा। शासक कौन है? भूमक और नहपान। सिक्के कहां से मिले? भूमक के मिले त्रिपुरी से, नहपान के मिले शिवपुरी से। नहपान की राजधानी मंदसौर। बिल्कुल रट लेना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कार्दमक शाखा। कार्दमक शाखा, कार्दमक शाखा उसको कह रहे हैं जो आपके उज्जैन से संबंधित है। ठीक, यहां का शासक था चष्टन। चूंकि अल्पवयस्क था तो उसकी माता यशोमती ने संरक्षिका का काम किया था। अब इसी वंश में एक प्रमुख राजा आया था जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन, ठीक, रुद्रदामन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था जूनागढ़ में। यह वह व्यक्ति है जिसका पहला शुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख देखने को मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। जो पहला ऐसा अभिलेख है जो शुद्ध संस्कृत भाषा में, ये वही रुद्रदामन है। तो रुद्रदामन इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर थोड़ा एक फैक्ट देख लेते हैं। जो चष्टन था, एक अल्पवयस्क राजा, उसकी मुद्राएं शिवपुरी और उज्जैन से प्राप्त होती हैं। ये प्रश्न सीधे आएगा। रुद्रदामन जो था, इसने सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के चलाए जो शिवपुरी से मिले। इसने जूनागढ़ में शुद्ध संस्कृत का पहला अभिलेख लिखवाया। राजधानी इनकी उज्जैन, जूनागढ़ दोनों थी। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये थे शक से रिलेटेड बातें। पर मैंने क्या बोला? बाहर से आया आता ताइयों में हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। एक और था कुषाण। तो उस कुषाण का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। कितना संबंध है? बिल्कुल इतना ही संबंध है जितना डिब्बा है। बिम कड़फिसा से एक राजा था, उसके सिक्के विदिशा से मिले। कनिष्क के राजा था, उसके सिक्के शहडोल से मिले। हुबिश के सिक्के मिले शहडोल और हरदा से। और वासुदेव के सिक्के मिले तेवर मतलब जबलपुर से। बस इतना याद करना है कुषाण के बारे में। किसके सिक्के कहां से मिले, बिल्कुल पका पकाया मटेरियल मैंने यहां दे दिया आपको। अच्छा, अब एक नाम आपको दिख रहा है सातवाहन। अब ये क्या बला है? अभी मौर्योत्तर ही चल रहा है। तो मौर्योत्तर में मैंने क्या बोला? कुछ देसी राजा थे, कुछ विदेशी थे। देसी में कितने नाम बताए थे? 2 प्रमुख नाम बताए थे, एक शुंग और एक सातवाहन। तो ये वही सातवाहन है जो दक्षिण में था। बात कर लेते हैं। देखो भैया, सिमुक नाम के व्यक्ति ने विदिशा के एक राजा कण्व को हराया और भैया अपने क्षेत्र की स्थापना कर ली, सातवाहन वंश की स्थापना कर ली। संस्थापक था सिमुक। सातवाहन शासकों का इंपॉर्टेंस ये है कि इन्होंने शासन जो है अपनी माता के नाम पे किया। इन्होंने अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम लगाया था। जैसे देखें, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, उसने शक शासक, अभी ऊपर पड़े शक शासक, एक 2 शाखा थी, क्षैरात्र और कार्दमक। तो जो क्षैरात्र शाखा थी, उसका जो राजा था नहपान, जिसकी राजधानी मंदसौर थी, उसको हराया था इसने। क्यों भाई? विदेशी लोग आए और ये देसी लोग हैं तो आपस में लड़ाइयां तो होंगी। तो इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया, मतलब शक वाले को। और शक में भी किसको? क्षैरात्र वंश की शाखा वाले को। ठीक है भाई, नीचे आइए। जो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था, इसी वंश का एक शासक, इसको हराया गया रुद्रदामन के द्वारा। रुद्रदामन कौन? वो भी शक शासक, पर कौन सी शाखा का? कार्दमक वाली शाखा का। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको देखिए बताता हूं। शकों की 2 शाखा थी, क्षैरात्र और कार्दमक। तो क्षैरात्र वाली शाखा का जो राजा था नहपान, उसे हराया किसने? गौतमी पुत्र ने। ठीक, और जो दूसरी शाखा थी कार्दमक, उसके राजा रुद्रदामन ने किसको हराया? इनके अगले राजा को हराया। तो ऐसा चला, एक को इनने हराया और दूसरे ने इनको हरा दिया, पर अलग अलग शाखाओं के। ठीक है भाई। अब इंपॉर्टेंट क्या? इंपॉर्टेंट है कि यज्ञश्री सातकर्णी एक राजा था जिसके सिक्के विदिशा और देवास से मिले। ठीक, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि सातवाहन का अभिलेख मध्य प्रदेश में सांची से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख सांची के दक्षिण तोरण द्वार के शिलालेख में किया गया है। प्रश्न आएगा कि सांची के तोरण द्वार पर किस वंश के शासकों का उल्लेख है? तो सातवाहनों का उल्लेख है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल। अब देखिए, फिर जाते हैं भारतीय इतिहास में। तो भाई जब मौर्योत्तर काल कंप्लीट हुआ, मौर्योत्तर काल मतलब वही भारत के हिस्सों में बटा हुआ है, देसी वंश और विदेशी वंश। अब उनमें से जो सबसे ताकतवर शाखा थी, छोटा सा क्षेत्र था जिसके राजा सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी और ताकतवर थे, उनने फिर सबको अपने अंडर लिया और एक अखिल भारतीय साम्राज्य की फिर स्थापना कर दी, जैसे उधर चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी पहले।
इस बार ये जो साम्राज्य था वो गुप्त वंश कहलाया, मतलब दूसरी बार सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम की स्थापना हो रही है। गुप्त, तो गुप्त का भी संबंध मध्य प्रदेश से है, और मध्य प्रदेश में भी दो क्षेत्र ऐसे हैं जिससे इनका संबंध है। पहला तो एरण ले लो आप, सागर, और दूसरा उज्जैन। देख लेते हैं कुछ जरूरी तथ्य। एक फैक्ट देख लें, रीवा के सूपिया अभिलेख का संबंध घटोत्कच से है, जो कि गुप्त शासक है, पता होना चाहिए घटोत्कच से संबंधित मध्य प्रदेश का कौन सा अभिलेख है। अच्छा, एरण मतलब सागर में क्या किया था, समुद्रगुप्त ने एक स्वभोग नगर बसाया था, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा समुद्रगुप्त, हम जैसा भी जानते हैं भारत का नेपोलियन इसे बोलते हैं, इसने दो अभियान किए थे, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण के राजाओं को हराया था इसने एक अभियान करके। तो जब वो दक्षिणावर्त के अभियान पे जा रहा था, उस दौरान विदिशा के एक शक शासक श्रीधर वर्मन को उसने हराया। हराने के बाद एक विजय स्मारक बनवाया, कहां, सागर में, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, ये भी एक गुप्त शासक था। इसका संबंध हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, और इंपॉर्टेंट क्या है, शकारी इसकी उपाधि थी। क्यों? क्योंकि मध्य भारत के क्षेत्र से या मालवा क्षेत्र से शकों को, वही विदेशी शाखा को पूरी तरह इसने समाप्त कर दिया था। तो शकों का उन्मूलन किसने किया, यह प्रश्न आएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लगाइएगा, शकारी उसने उपाधि धारित करी। इसके अलावा विशाख दत्त की किताब देवी चंद्रगुप्तम में इसका वर्णन हमें मिलता है। 9 रत्न थे इसके दरबार में, हम जानते हैं, कालिदास, बेताल भट्ट, बरामीर, धनवंतरी, अमर सिंह, वररुचि, घटकपर, छपड़क और शुक, ये सब इसके 9 रत्न थे। अच्छा, और देख लेते हैं कुछ जरूरी तथ्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेष्ठम नगर उज्जैन और श्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया, ये दो इसकी राजधानियां थी। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय, अब गुप्त राजाओं में भी शासक आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कुमारगुप्त के बाद स्थिति कमजोर होने लगी थी। स्कंदगुप्त जब तक आया, कुमारगुप्त के काल में ही क्या हुआ, हूण मतलब वही विदेशी जातियों का आक्रमण चालू हो गया। जब राजा कमजोर होता था तो विदेशी आक्रमण चालू हो जाते थे। इस बार आक्रमण किसने किया, हूणों ने। किसके काल में, कुमारगुप्त के काल में, पर सामना किसने किया उसका, स्कंदगुप्त ने, उसके बेटे ने। ठीक है भाई, अटैक होने लगा, तो प्रश्न आता है कि किस गुप्त शासक ने हूणों के अटैक का सामना किया, स्कंदगुप्त ने किया, यह पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एरण क्षेत्र से ही एक अभिलेख मिलता है, बराहमूर्ति अभिलेख। इस अभिलेख का इंपॉर्टेंस यह है कि जो हूण आताताई आ रहे थे, उन आताताइयों में एक व्यक्ति था तोरमाण, उसकी प्रेजेंस के बारे में यहां वर्णन किया गया है, और यह कहा गया है कि हूण शासक मिहिर कुल भी एक व्यक्ति था, सॉरी हूण शासक तोरमाण की उपस्थिति का उल्लेख करता है। कौन, बराहमूर्ति अभिलेख, कहां का, सागर का। पर एक और आया था हूण शासक जिसका नाम था मिहिर कुल, उसका वर्णन कहां मिलता है, ग्वालियर अभिलेख में। ये प्रश्न आएंगे सीधे सीधे, क्या बताया मैंने, हूण आताताई आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, जब गुप्त शासक कमजोर पड़ रहे हैं। किसके काल में, कुमारगुप्त के काल में। सामना कौन कर रहा है, कुमारगुप्त का बेटा स्कंदगुप्त। अब जब हूण आए हैं तो उनकी उपस्थिति का वर्णन कहीं तो मिला होगा हमें, तो हूण आताताई तोरमाड़ की उपस्थिति का वर्णन हमें मिला कहां, एरण मतलब सागर के अभिलेख से। अभिलेख का नाम है बराहमूर्ति अभिलेख, और जो मिहिर कुल था उसके उपस्थिति का उल्लेख हमें कहां से मिला, ग्वालियर अभिलेख से। यह प्रश्न सीधे आएगा, आपको क्लियर होना चाहिए साथियों। 2-3 इंपॉर्टेंट बात और, भारतीय इतिहास में हम जानते हैं सती प्रथा का पहला उल्लेख, ठीक, भानुगुप्त के काल में 510 ईस्वी का है, कहां, एरण अभिलेख से हमें प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, इसके बाद गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहां से मिली, दमोह क्षेत्र से मिली। सीधे प्रश्न आएगा, सीधे आपको टिक लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के मंदसौर के समीप, चलिए ये फैक्ट छोड़िए, आगे आने वाला है, इसलिए मैं छोड़ते चल रहा हूं उन चीजों को जो आगे आने वाली है। तो ओवरऑल मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि गुप्त काल मतलब भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास के बिल्कुल अंत पे हम पहुंच गए, गुप्त काल। और उस गुप्त काल का संबंध मध्य प्रदेश से कैसे कैसे वो मैंने बता दिया। खास प्लेस कौन से देखे, एरण देखा, उज्जैन देखा। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब गुप्त काल के अलावा कुछ प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट, ये कहानियां तो सुना दी मैंने आपको, पर गुप्त काल से संबंधित कुछ जरूरी बातें हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश से। तो आइए देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रमुख स्थल देखें, पहला है नचना कोठार। साथियों ये पार्वती देवी को समर्पित है, पन्ना में है, इसे चौमुख नाथ शिवालय भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एरण का विष्णु मंदिर, एरण मतलब सागर में हमें पता है, और एरण में ही अभी हमने क्या देखा, बराहमूर्ति अभिलेख जो हूण आक्रांता तोरमाण की उपस्थिति को दर्शाता है। अच्छी बात है। भूमरा मंदिर, इसका संबंध भी गुप्त काल से है, सतना क्षेत्र से।
यहाँ एक मुखी शिवलिंग है। इसके अलावा तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा कहां? कटनी क्षेत्र में। ठीक, इसे खोजा किसने था? अलेक्जेंडर कनिंघम 1873। ओके, आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं भी गुप्तकालीन है साथियों। कहां पर हैं? विदिशा में है। कुल कितनी गुफाएं हैं? 20 हैं। गुफा नंबर 1 का निर्माण कराया था रामगुप्त ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई ने। गुफा नंबर 20 का निर्माण कराया था कुमारगुप्त ने, वही कुमारगुप्त जिसके काल में हूण आक्रमण शुरू हुए थे। चलिए, बाघ की गुफाएं धार में हैं, बाघिन नदी के तट पर हैं। कुल 9 गुफाएं थी, 5 वर्तमान में हैं। खोजकर्ता फील्ड है, 1818 में उसने खोजा। तो ये थे साथियों मध्य प्रदेश के गुप्तकालीन स्थल, और इस तरह हमने मध्य प्रदेश से संबंधित प्राचीन इतिहास की पूरी यात्रा को कंप्लीट कर लिया। पर मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हमें मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को 2 तरह से बांट के देखना है। एक तो भारत के इतिहास का जो क्रमगत घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ या मध्य प्रदेश से संबंध रहा, उसे हमें देखना है, तो वो हमने देख लिया। भारत की हर उस घटना को हमने देख लिया बिल्कुल सीक्वेंस में जो मध्य प्रदेश से संबंधित थी, बिल्कुल गुप्त काल तक देख लिया। और दूसरा मैंने कहा था आपसे कि इस पूरी क्रमगत यात्रा में कुछ छोटे छोटे राजवंश रहेंगे जो शामिल नहीं हो पाएंगे, उनकी भी हम बात करेंगे अलग से। बट उन छोटे छोटे राजवंश को देखने के लिए आपको करना क्या है? इस वीडियो में मैंने उसे समाहित नहीं किया है। इंट्रोडक्शन में मैंने जरूर मेंशन कर दिया था कि इस पूरे को देखना है, बट वीडियो में क्यों समाहित नहीं कर रहा हूं? क्योंकि उससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं और अपलोड भी कर चुका हूं। पर वो वीडियो कौन सा है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो आपको उस पे जाके उस वाले सेक्शन को भी देख लेना है। तब आपका पूरा एक कंप्लीट मध्य प्रदेश का इतिहास हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।